गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में जो है आप लोग पदार्थ के अनस्वरता के नियम के बारे में पढ़े थे। इस नियम को जो था लवाजे ने दिए थे। इस नियम के अनुसार जो आपको बताया गया था कि जो पदार्थ होते हैं वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसके फलस्वरूप जो होता है कि ना ही नए पदार्थ का निर्माण होता है ना ही उनका नाश होता है, यानी कि जो पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित होता। अभिक्रिया के पहले जो उसका द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी होता है। तो आज जो है हम लोग जानेंगे स्थिर अनुपात के नियम के बारे में कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम दिया किसने। स्थिर अनुपात का नियम जो दिए हैं प्राउस्ट ने दिए हैं 1799 ईस्वी में। स्थिर अनुपात के नियम को जो है निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है और इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम है प्राउस्ट। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके प्रत्येक अवयव भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इसे स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। यानी कि चाहे वो आपका कोई भी यौगिक हो वो जो होगा भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिले होंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जल की। जल का जो अणुसूत्र होता है H2O होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 4 अणु हैं। तो इसका 4 अणु का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 4 हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है और यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो यहाँ पे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 16 दूनी 32। तो अब जो है हम इसका अगर अनुपात निकाले तो यहाँ पे जो होता है 4:32। तो इसका अनुपात क्या निकल के आया है 1:8। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि आपको बढ़िया से बता दिया गया है कि किस तरीके से हम अनुपात निकाले। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकल के कितना है 1:8। ये जो होगा आपका किसी भी प्रकार का जल हो, समुद्र का हो, नदी का हो, तालाब हो, किसी भी अगर जल का हम बात करें तो उसका हमेशा जो है भार के विचार से अनुपात कितना होगा 1:8। ये क्लियर है। आप चाहे किसी भी प्रकार के जल का बात कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको बोल दिया गया है कि आपको जो है चाहे कहीं से भी आप जल लाए हो, नदी से, तालाब से, समुद्र से, पोखर से, चापाकल से, कहीं से भी आप जल लाए हैं उसका जो होगा भार के विचार से जो अनुपात होगा 1:8 ही होगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें CO2 की तो CO2 में कार्बन का कितना अणु रहता है 1 और ऑक्सीजन का 2। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो ऑक्सीजन का 2 अणु है तो वहाँ पे उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32। तो 12:32 इसको जब आप कट कीजिएगा तो कितना अनुपात निकल के आ जाएगा आपका 3:8। तो आप बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होता है भार के विचार से 3:8 होता है। आइए इस क्वेश्चन को जो है इस नियम को जो है एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन में कुछ दिया गया है। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी प्रयोग में 0.3915 ग्राम कार्बन तथा 1.0436 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 बनाता है। एक दूसरे प्रयोग में 0.5499 ग्राम कार्बन 1.4680 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये प्रयोग स्थिर अनुपात के नियम का
पुष्टि करता है। यानी कि हमें जो है ये यहाँ पे देखना है कि ये नियम जो है स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट प्रयोग में जो है आपका कार्बन का मात्रा कितना दिया गया है 0.3915 ग्राम, और वहीं जो है आपका ऑक्सीजन की मात्रा कितनी दी गई है 1.0436 ग्राम। ये जो है जब आपस में रिएक्ट की तो क्या किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे हम दोनों का अनुपात देख लेते हैं कि कौन जो है किस अनुपात में है। तो हम बात कर लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बन में कितना आपका ऑक्सीजन है। तो जब हम इसको इससे भाग दिए तो हमें पता चला कि 1 ग्राम कार्बन में जो है आपका 2.665 ग्राम आपका क्या है ऑक्सीजन है। तो इसका अनुपात जो कार्बन और ऑक्सीजन का निकल के आया 1:2.665 निकल के आया। उसी प्रकार अब हम दूसरे प्रयोग में देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन में जो है दूसरे प्रयोग के लिए कार्बन की मात्रा क्या दी गई है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि दूसरे प्रयोग में जो है कार्बन 0.549 ग्राम कार्बन है आपका, और ऑक्सीजन क्या है 1.4680 ग्राम ऑक्सीजन है आपका। तो यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन में वहीं पे आपका यहाँ लिखा हुआ है 0.5499 ग्राम कार्बन और 1.4680 ग्राम ऑक्सीजन। इसमें भी हम 1 ग्राम कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा निकाल लेते हैं। तो इसमें जो निकल के आया है 2.69 इतना आपको ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात कितना दिया गया 1.2.69। ये आपका कार्बन और ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात निकला है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रयोग में मेरा 2.6 और सेकेंड प्रयोग में भी मेरा 2.6 यानी लगभग बराबर ही है। दोनों अनुपात जो है लगभग क्या है इक्वल ही है। उतना जो है दशमलव के बाद उतने छोटे से अंक को नहीं लिया जाता है, दशमलव के बाद मुख्य रूप से आपका एक अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2.6 और दूसरे प्रयोग में भी जो आपका अनुपात निकल के आया वो भी उतना ही है 2.6 यानी 1:2.6। नीचे भी आपका 1:2.6। आप देख रहे हैं कि पहले प्रयोग में और दूसरे प्रयोग में दोनों का अनुपात जो है लगभग बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो है आपका दोनों प्रयोग से जो मेरा प्राप्त हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की जो अनुपात है वो जो है लगभग बराबर यानी लगभग स्थिर है। अतः कह सकते हैं कि ये जो नियम है स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। आपका जो थर्ड नियम है गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को जो है जॉन डाल्टन ने दिए थे और कब दिए थे 1803 ईस्वी में। इस नियम के अनुसार जो है कि जब किसी तत्व के निश्चित भार किसी दूसरे तत्व के विभिन्न भारों से संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण कराते हैं तो ये सरल अनुपात में होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई गई है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि किसी तत्व का निश्चित भार यानी कि कोई एक तत्व लेना है जिसका भार आपका निश्चित हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका भार आपका निश्चित है। जल में आपका हाइड्रोजन का भार कितना है 2 है। उसी तरीके से नीचे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी जल का भार कितना है 2 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रोजन का जो भार है वो क्या है आपका
निश्चित है। लेकिन जो दूसरा तत्व है, यहाँ पे दूसरा तत्व कौन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का भार क्या है? अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न भार है। यहाँ पे ऊपर में देखिए कि आपका ऑक्सीजन का भार कितना है? 16, जबकि नीचे आपका ऑक्सीजन का भार कितना है? 32। तो यहाँ पे ये नियम यही कहता है कि जो आपका कोई एक तत्व हो जिसका भार आपका निश्चित हो, जबकि जो आपका दूसरा तत्व है उसका भार जो होगा विभिन्न होगा, यानी कि अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का भार निश्चित है, जबकि जो आपका ऑक्सीजन उसका भार क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो इसका अनुपात निकल के आ रहा है वो क्या होगा? एक दूसरे का मतलब कि गुणज होगा। गुणज का मतलब होता है क्या? पहाड़ा आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी भी चीज को लिया जाता है तो दुगना तिगुना चौगुना हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुणज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम 4 का गुणज का बात करें तो 4, 8, 12, 16 ये सब क्या है? 4 का गुणज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो अनुपात निकल के आएगा वो कुछ गुणज के रूप में निकल के आएगा। पहले तत्व का तो आपका जो भार है वो निश्चित है। तो पहले तत्व में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का यहाँ पे देख रहे हैं कि भार मेरा निश्चित है, तो हाइड्रोजन का अनुपात तो एक ही रहेगा क्योंकि ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए ऑक्सीजन का जो अनुपात निकल के आ रहा है वो एक दूसरे का गुणज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 8 है, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 8, 16, तो यहाँ पे ये एक दूसरे का गुणज है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गुणित अनुपात का नियम। अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि इसको गुणित अनुपात का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का जो अनुपात होता है वो गुणज हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट नियम पे चलते हैं, आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम का जो प्रतिपादन है वो रिचर ने किए थे। कब किए थे? 1792 ईस्वी में। इस नियम के अनुसार जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं तथा वही तत्व किसी तीसरे तत्व से अभिक्रिया कर दूसरा यौगिक बनाते हैं, तो दूसरे और तीसरे तत्व के संयोग से बने यौगिक के अवयवों का अनुपात वही होता है जो अनुपात पहले और दूसरे यौगिक में होता है। तो यहाँ पे जो है अभी आपको नहीं समझ में आया, लेकिन जब हम आपको उदाहरण से समझाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए कि फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया कर यौगिक बनाता है और वही तत्व कि पहला तत्व ही आपका फिर तीसरे तत्व से अभिक्रिया करके वो दूसरा यौगिक बनाएगा, और जब ये यौगिक बन जाएगा तो जो आपका दूसरा और तीसरा तत्व जो है वो फिर से अभिक्रिया करके नया यौगिक बनाएगा, और जो उसका अनुपात होगा वही अनुपात जो होगा आपका पहले और दूसरे यौगिक में भी होगा। अब जो है आप इसको उदाहरण की मदद से समझ लीजिए। यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 3 तत्व लिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। अब जो है आप इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और ये नियम कह क्या रहा है। तो यहाँ पे हम जो है 3 तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन लिए हैं। यहाँ देखिए जब आपका कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से जब ये कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा? मीथेन, CH4। उसी तरीके से जब आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है फर्स्ट तत्व आपका क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब आपका सेकेंड तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो आपका क्या बनाया? जल। तो जल का भार का अनुपात क्या निकल के आया? 1:8। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है,
और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 2, और आपका ऑक्सीजन का 1 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 16। तो जब 2 से हम 16 को कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1:8। तो जल का अनुपात कितना हो गया 1:8। उसी प्रकार जो है आपका जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया किया तो आपका क्या बना CH4 यानी मीथेन का निर्माण हुआ। इस मीथेन का अनुपात भी देख लेते हैं। तो कार्बन का यहाँ पे कितना परमाणु है 1 परमाणु, और कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, 12 होता है। और यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 4, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका अनुपात कितना निकल के आएगा 12 को जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो 3:1 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार जब ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तब आपका जल बना कार्बन। उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात निकाल लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो इसका तो 12 हो गया, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 32। तो 12 का जब आप भाग कीजिएगा 32 से तो आपको कितना अनुपात निकल के आ जाएगा 3:8। तो यहाँ पे देखिए आपका इस नियम को समझिए कि जो अनुपात आपका जल में है, जो अनुपात आपका जल में ऑक्सीजन का है, वही अनुपात आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का है। जो अनुपात यहाँ मीथेन में आपका कार्बन का है, वही अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का। तो यहाँ पे आपका ये नियम यही कह रहा है कि जो आपका पहले यौगिक में होगा अनुपात, जो आपका दूसरे यौगिक में अनुपात होगा, वही आपका तीसरे यौगिक में भी वही अनुपात होगा, यानी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप फिर से इस नियम को देख लीजिए। आपका क्या कर रहा है, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया कर यौगिक बना रहा है, यहाँ हाइड्रोजन जो है आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना रहा है, ये क्लियर है। फिर बोल रहा है आपका वही तत्व जो है तीसरे तत्व से अभिक्रिया करके आपका दूसरा यौगिक बना रहा है। तो हाइड्रोजन जो है कार्बन से अभिक्रिया करके मीथेन बना रहा है, ये क्लियर है। उसी प्रकार जो है आपका दूसरे तत्व जो है तीसरे तत्व से अभिक्रिया करके नया यौगिक बना रहा है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन जो है कार्बन से जब अभिक्रिया करता है तो नया यौगिक ऑब्वियसली बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है बोल रहा है कि ये जो होगा इस यौगिक में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वही अनुपात होगा इसके अवयव का जो आपका पहले और दूसरे यौगिक में है। यानी कि आपका ये बोलना चाह रहा है कि जो अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड में तीसरे यौगिक में है वही आपका होगा पहले यौगिक में, वही आपका दूसरे यौगिक में। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अनुपात कितना है 3, तो यहाँ पे आपका मीथेन में भी अनुपात कितना है 3। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 8, तो यहाँ जल में भी ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 8। ये यही कहना चाह रहा है कि जो अनुपात आपका पहले और दूसरे यौगिक में है वही अनुपात आपका तीसरे यौगिक में भी होगा। तो आई होप कि आपको ये नियम जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझने में कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।